जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमारा समास का एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है और वो है दोस्तों तत्पुरुष समास के उपभेद। तो तत्पुरुष समास के उपभेदों के बारे में पढ़ेंगे हम पहले। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के उपभेद। तत्पुरुष समास के 4 उपभेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 4 उपभेद होते हैं। इनमें से एक भेद होता है हमारा नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष के अंतर्गत खासियत क्या है? नए तत्पुरुष की खासियत ये है, सामासिक पद, सामासिक पद में ए या अन उपसर्ग का, अन उपसर्ग का, अन उपसर्ग का प्रयोग, अन उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। सामासिक पद में ए या अन उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। दूसरी खासियत नए तत्पुरुष समास की ये है, समास विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर ए या अन के स्थान पर ए और अन, ए और अन के, ए और अन के स्थान पर, ए और अन के स्थान पर ने, ए और अन के स्थान पर ने का, ए और अन के स्थान पर ने का प्रयोग, ने का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। अब इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे ले लिया ए ब्राह्मण, ए ज्ञान, ए विवेक, यहाँ पे ले लिया हमने ए सभ्य, अनश्वर, अनुचित और अनधिकार। तो जब इनका समास विग्रह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी? न ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं है, न ज्ञान, जहां ज्ञान नहीं है, न विवेक, जहां विवेक नहीं है, न सभ्य, जो सभ्य नहीं है, न सभ्य, जो सभ्य नहीं है, न अश्व, जो घोड़ा नहीं है, न उचित, जो उचित नहीं है, न अधिकार, जो अधिकार क्षेत्र में है, अधिकार क्षेत्र में नहीं। अब ये कैसे बना है? ये बना है हमारा अन और अश्व से मिलकर, अन और अश्व, ये बना है हमारा अन और उचित से मिलकर, ये बना है हमारा अन और अधिकार से मिलकर,
ये क्या कहलाया? अनधिकार। कुछ बात समझ में आई? तो ये आपको ध्यान रखना है। न अश्व, न उचित, न अनधिकार, तो इनमें सब में अन का प्रयोग हुआ है। इसमें किसका प्रयोग हुआ है? ए का प्रयोग। इसमें ए उपसर्ग है। तो जब भी किसी शब्द के, तो न तत्पुरुष इसका नाम इसीलिए तो पढ़ा, तो इसमें न है। और न को बताने के लिए सामासिक पदों में, ये आपका सामासिक पद है, समास वाला पद, इसको क्या बोलेंगे? सामासिक पद। और ये क्या बोलेंगे? समास विग्रह। ये आपका विग्रह है, ये आपका समास वाला पद है। तो जिस भी शब्द के आगे ए या अन उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो वो नए तत्पुरुष कहलाए। किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण में अगर यहाँ हलंत लगा है तो उसका लोप हो जाता है। उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या? न बचेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे न ब्राह्मण जो ब्राह्मण नहीं है, न ज्ञान जहाँ ज्ञान नहीं है, न विवेक जहाँ विवेक नहीं है, न सभ्य जहाँ सभ्य नहीं है, न अश्व जहाँ घोड़ा नहीं है, न उचित जो उचित नहीं है, न अधिकार जो अधिकार क्षेत्र में नहीं। सामासिक पद में आपको जो बताया गया वही हुआ, ए और अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ। समास विग्रह करने पर ए और अन के स्थान पर न का प्रयोग हुआ। ये अगर समझ में आ गया हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। जैसे यहां तक चीजें अगर क्लियर हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। यहां तक क्लियर है चीजें? जी। सभी साथियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और तमाम बधाई कि नए जोश और पूरे होश हवास में आप एक नई एनर्जी के साथ काम करोगे। और जो भी 2026 में आपको करना है उसको आप करके रहो। और करना क्या है? सरकारी नौकरी, बाकी काम इसके बाद। यहाँ तक क्लियर है? जी जी, राधे राधे। तो एक तो था जी हमारे तत्पुरुष समास के भेद, और वो थे समानाधिकरण व्याधिकरण जो हमने कल पढ़ लिए थे। और आज क्या है जी हमारा? आज है तत्पुरुष समास के उपभेद। उपभेद होता है जो भेदों का भेद हो। जैसे आप अपने दादा दादी के उपभेद हो और मम्मी पापा के भेद हो, तो उपभेद किसे कहते हैं? जो भेदों का भेद हो। अगर वो पूछता है ए ब्राह्मण इन सब में समास बताओ, और ऑप्शन में न तत्पुरुष है नहीं, तो राइट आंसर अव्ययी भाव समास है। क्योंकि अव्ययी भाव समास में पहला पद उपसर्ग होता है, अविकारी होता है, अव्यय होता है, निपात होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर जब तक ऑप्शन में अव्ययी भाव भी है और न तत्पुरुष भी है तो राइट आंसर न तत्पुरुष। जब ऑप्शन में न तत्पुरुष नहीं है तब ये अव्ययी भाव के उदाहरण है। जब ऑप्शन में न तत्पुरुष है तो राइट आंसर न तत्पुरुष ही होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, दूसरा भेद है उपभेद परादि परादि तत्पुरुष या गतिक तत्पुरुष। परादि तत्पुरुष या गतिक तत्पुरुष कहाँ है जी? परादि तत्पुरुष या गतिक तत्पुरुष जिस सामासिक पद में पर कु उपसर्ग का प्रयोग हो, वो क्या कहलाता है? परादि तत्पुरुष। कैसे हो जाएगा? प्रकाश, प्रहार, प्रवेश, पार, फर्क, ऐसे ही यहाँ पे उपात,
कुमार्ग, कुसंगति, कु, तो पर, कु और सु का भी प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पर तीनों का प्रयोग करेंगे जी। एक तो होगा आपका पर का, टू का और सु उपसर्ग का प्रयोग। इसके बाद सुपुत्र, सुपात्र, सुयोधन, दुर्योधन का नाम था सुयोधन, सुसंगति, सुयश, अच्छा यश। तो इनमें सब में क्या है? सु का प्रयोग है। तो जब भी आप किसी भी शब्द के आगे पर उपसर्ग सु और सु का प्रयोग देखो तो वे सब प्रादि तत्पुरुष। तो पर आदि का मतलब यही होता है। यहाँ पे जो प्रादि है ना, ये शब्द क्या है? ये बना है आपका इनसे, पर और आदि से मिलके बना। आदि का मतलब क्या होता है? आरंभ में इसके जैसे और भी। तो इसके जैसे कौन से? कु और सु। जहां भी आपको ये ध्यान रखना है, जिस सामासिक पद में पर, कु, सु उपसर्ग है, वहां ऑप्शन में प्रादि तत्पुरुष दिया है, ठीक है, या गतिक तत्पुरुष, ये दोनों एक ही बात है। प्रादि का ही दूसरा नाम गतिक तत्पुरुष है। तो जहां पर भी ऑप्शन में प्रादि तत्पुरुष दिया है, ये पर, कु और सु का प्रयोग हुआ है, तो राइट आंसर प्रादि तत्पुरुष। अगर ऑप्शन में प्रादि तत्पुरुष नहीं है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल अव्ययी भाव समास के होंगे, क्योंकि जिस समास में पहला पद उपसर्ग हो, शब्दांश हो, अविकारी हो, वो अव्ययी भाव कहलाता है। लेकिन ऑप्शन में अव्ययी भाव भी है, ऑप्शन में प्रादि तत्पुरुष भी है, तो राइट आंसर प्रादि तत्पुरुष है। जी जी, सूर्यमय। गुरु जी आपसे हिंदी पढ़ गए, इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि किसी को समझाना होगा तो आसानी से समझा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। आशीर्वाद दीजिए, जल्द हम लोगों का सिलेक्शन होगा। बिल्कुल होगा। देखो, किसी भी एक सब्जेक्ट में जो अचीवमेंट होता है ना, वो दूसरे सब्जेक्ट में फायदा करता है। अगर एक सब्जेक्ट में आपकी कमांड हो गई, सारे क्वेश्चन सही बनने लगे, तो इसका मतलब आपका आईक्यू लेवल बढ़ा है। हिंदी आपके साथ 4-5 चीजें बहुत अच्छा कर रही है, जिसको आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। एक तो हिंदी आपको टाइमिंग मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा हेल्पफुल कर रही है, ठीक है, क्योंकि इससे हिंदी के क्वेश्चनों को आप सबसे कम समय में करके आप बचे हुए समय को रीजनिंग और मैथ को दे पा रहे हैं। एक तो फायदा हिंदी का ही है। दूसरा, हिंदी वो सब्जेक्ट बन चुका है आप लोगों के लिए जहां सारे के सारे क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं। और तीसरा ये है कि ये आपके आईक्यू लेवल को बढ़ा रही है। जब आपका पढ़ने में मन ना लगता हो, तो उस समय आप हिंदी उठा के बैठ जाओ। हिंदी में क्योंकि चीजें पॉजिटिव जाएगी, हिंदी में आपका अचीवमेंट अच्छा है, तो जब आपकी चीजें सही होने लगती है तो आपका मोरल हाई होता है, और जब गलत होती है तो मोरल डाउन। मैथ निकालोगे, 4 क्वेश्चन निकाले, चारों के चारों गलत, तो मैथ पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, समझने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन हिंदी के साथ ऐसा नहीं। तो जिस भी बच्चे की रुचि पढ़ने में नहीं है, जो भी पढ़ते समय जिसको आलस्य आ जाए, नींद आने लगे, वो हिंदी उठा लो, तो हिंदी में वो चीजें आपके सामने आएगी। तो इसलिए हिंदी इनडायरेक्टली आपका 4 तरीके से भला कर रही है। एक तो सब्जेक्ट के प्रति रुचि, पढ़ने में आपका अवधान बनाए रखती है, एकाग्रता बनाए रखती है, आईक्यू लेवल बढ़ाती है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चनों को पुटअप कर पाती है, और इसके साथ 100% परफॉर्मेंस, अर्थात सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी के आप सही कर सकते हो। तो यहाँ प्रादि तत्पुरुष या गतिक तत्पुरुष है, आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, इसमें से पर, कु और सु का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद है तीसरा हमारा, इसको कहते हैं उपपद तत्पुरुष। क्या कहते हैं? उपपद तत्पुरुष समास। तो उपपद तत्पुरुष समास क्या होता है? इसमें बाद वाला जो पद होता है उसका अर्थ नहीं होगा। उपपद तत्पुरुष में, उपपद तत्पुरुष में बाद वाले पद का, बाद वाले पद का
कोई अर्थ, बाद वाले पद का कोई अर्थ नहीं होता है, नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उपपद। उप का मतलब समीप है, बाद है। भाई उप का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ भी तो समीप ही होता है। समीप का मतलब क्या होगा? बाद वाला हो गया। समीप का मतलब क्या हो गया? बाद वाला, जो पहले के पास है, बाद वाला पद। तो क्या होगा? अर्थहीन होगा। बाद वाला पद अर्थहीन। इस अर्थहीन को क्या बोलेंगे? निरर्थक बोलेंगे। निरर्थक शब्द। अर्थहीन का मतलब क्या होगा? निरर्थक शब्द। अर्थ ही नहीं होगा उसका। कैसे नहीं होगा? देखो यहाँ पे, जैसे हमने यहां ले लिया कुंभकार, जैसे हमने क्या ले लिया? कुंभकार ले लिया। कुंभकार, कुंभकार लोहार, कुंभकार लोहार। स्वर्णकार, कुंभकार लोहार स्वर्णकार, स्वर्णकार। ऐसे ही चर्मकार। अब इनमें किसी में भी बाद वाले का अर्थ है ही नहीं। अब इसमें कुंभ का अर्थ तो है, कुंभ का मतलब हो गया घड़ा, लेकिन यहाँ कार का अर्थ, यहाँ कार चार पहिए की कार नहीं है। इसमें पहले का अर्थ तो है, लेकिन आर बाद वाले का अर्थ नहीं है। इसमें पहले का अर्थ स्वर्ण है, सोना, लेकिन इसमें कार का मीनिंग नहीं है। इसमें पहले का अर्थ है चर्म, चमड़ा, लेकिन इसमें कार का अर्थ नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुंभकार लोहार स्वर्णकार चर्मकार। तो ये क्या है जी? उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष में बाद वाले पद का कोई अर्थ नहीं होता है, ये ध्यान रखना। जी जी। अब देखो ये चीजें मत करो आप। मैंने आपको देखो कई बार कहा, आप बुरा मान जाते हो। मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, आपको समझाते समय आपको लगता है कि सर बहुत गुस्सा करते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं तो सर गुस्सा कर जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो समझाने का तरीका था, क्योंकि अगर प्यार से समझाएंगे तो मानेंगे वो नहीं आप, तो इसलिए थोड़ा अलग तरीके से आपको समझाना पड़ता है। तो विमल कुमार जी, अब आप मुझे ये बताइए कि जब हम ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे थे, ठीक है, और ये पीएनजी नहीं मिलती थी, क्या बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही थी? क्या उस समय बच्चों के सिलेक्शन नहीं हो रहे थे? मेरी बात अभी भी मान लो, मैंने स्टार्टिंग में भी 1 साल पहले अपने हर बैच की पीएनजी हर स्टूडेंट को दी, और फिर मैंने ये रिजल्ट निकाला उससे कि बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका रीजन क्या था? बच्चे के पास ये कॉन्फिडेंस तो हो गया कि पेपर के दौरान मैं अपना रिवीजन कर लूंगा क्योंकि मेरे पास पीएनजी है। बच्चों ने दिमाग क्या लगाया? चीजों को इकट्ठा करने पे फोकस कर दिया, और वो 1 साल तक चीजों को इकट्ठा करते रहे। मैथ की चीजें 2-3 मैथ के टीचरों से, रीजनिंग की 2 अलग अलग टीचरों से, हिंदी की सारी चीजें इधर से, किताब से, नोट से, पीएनजी। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब आप अभी चीजों को इकट्ठा करने में लगे हो तो आप इनसे फ्री कब होंगे? आपके पास कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। आपको मेरी बात का पता चलता है बाद में, जब आप पेपर दे के आते हो, जब आपका फाइनल स्कोर नहीं बनता, तब उस समय हाँ सर सही कह रहे थे, हमसे ये गलती हुई है। अभी आपको बुरी लगती है, अभी आप ये सोचते हो कि सर पता नहीं। भाई मुझे आपको देने में दिक्कत क्या है ये बताओ? मैंने ये लिखी, यहाँ से मैं इसको सेव कर दूंगा, ये मैंने लगाया, यहाँ से ये पीडीएफ बना दी और यहाँ जाके मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। ये जैसे मैंने यहाँ हटाया और इसमें डाल दूंगा मैं तत्पुरुष समास, सेव हो जाएगी। सेव होके मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, टेक्निकल टीम आपके पास पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ क्या होगा समस्या आपके साथ, कि आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमारे पास पीएनजी है, और पीएनजी ये बोलेगी नहीं। अब देखो मैंने बहुत सारी चीज बोली है कि उपपद तत्पुरुष में बाद वाला पद का कोई अर्थ नहीं होता है, मैंने यहाँ भी लिख दिया। लेकिन इनके अलावा मैंने अभी बहुत सारी चीजें बोली है, ये पीएनजी तो नहीं बोलेगी ना वो। अगर पीएनजी से आपका सिलेक्शन होता तो आप किताब पढ़ के अब तक सिलेक्शन ले चुके रहते हैं, फिर टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ती आपको। ये तो आप ये कहोगे हमें टीचर की आवश्यकता नहीं, पीएनजी की आवश्यकता है। या फिर आप इस बात को मान लो कि आपने जब ये कोर्स खरीदा था तो ये कोर्स आपने टीचर से पढ़ने के लिए खरीदा था।
और टीचर आपको पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, और उसमें समय है। अब बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, सर जी हमारे पास समय नहीं, हम प्राइवेट नौकरी करते हैं, हम गवर्नमेंट नौकरी करते हैं। बेटे जिसने समय नहीं दिया ना इन चीज़ों को, उसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ, फिर आप वहीं रह जाओगे जहाँ हो। अरे हमने तो नौकरी छोड़ के नौकरी की तैयारी करते हुए देखा लोगों को, सिलेक्शन लेते हुए। जो नौकरी कर रहे हैं 2 महीने 3 महीने की छुट्टी लेके पढ़ते हुए देखा है। और आप देखो जिनके सिलेक्शन हुए हैं, जिनके सिलेक्शन हुए, घर का काम था घर छोड़ दिए, पेपर थे यूनिवर्सिटी के पेपर छोड़ दिए, सिलेक्शन ले लिया। तो ये तो तय है कि बिना समय दिए सिलेक्शन नहीं होगा, और ये भी तय है कि सिलेक्शन लेने का कोई शॉर्टकट नहीं है। और यही गलती आप कर रहे हो, शॉर्टकट चल रहे हो आप। शॉर्ट ट्रिक आ गई, शॉर्ट ट्रिक क्या, आपके मान के चलो 100 क्वेश्चन कहीं आ रहे हैं, तो क्या आप 100 के 100 क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर दोगे? या छोड़ो आप 60 क्वेश्चन सही करके आओ 100 में से, क्या 60 क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से सही कर दोगे आप? तो आप पढ़ने के उस तरीके को अपनाओ जिससे हजारों की संख्या में हर साल बच्चे पढ़ के वो लेते हैं। कौन सा बच्चा आज ऐसा है जिसने सोशल मीडिया पे आके ये बोल दिया हो कि भाई मैं शॉर्ट ट्रिक से सिलेक्शन ले गया था, फला टीचर था उसकी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक थी और उससे मैंने पढ़ा और शॉर्ट ट्रिक से मेरा सिलेक्शन हुआ? नहीं होगा। शॉर्ट ट्रिक से मजा आएगा। शॉर्ट ट्रिक कुछ क्वेश्चन के डिफिकल्ट लेवल को आसान करेगी, लेकिन वो भर्ती नहीं करा सकती। भर्ती कराने के लिए पेपर का 80 से 85% करना पड़ता है, और पेपर का 80 से 85% शॉर्ट ट्रिक से नहीं कर सकते। और मैं आपको वही कह रहा हूँ जो सत्य है, लेकिन वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बाद में जब आप पेपर दे लोगे, 1-2 बार जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तब आपको पता चलेगा यार जैसा हम सोच रहे थे ऐसा तो हुआ ही नहीं। तब आपको याद आती है ये बातें जो अभी मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने दे के देख लिया, पीएनजी भी दे दी, सर्कुलेट भी हो गई सब जगह। एक बच्चे को मिली बैच में, उसने अपनी सारी रिश्तेदारी में दे दी। फिर वही बात है, अब मान के चलो हिंदी के कहीं 40 क्वेश्चन आते हैं, अब इस 40 में से 20 आप कर रहे हो, चलो हमने मान लिया, चलो 20 छोड़ो, आप 25 कर रहे हो, तो क्या 25 करके सिलेक्शन ले लोगे क्या आप? देखो पढ़ने से ज्यादा जरूरी समझदारी की होती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी पढ़ाओ, आप पता नहीं क्या बता रहे हो, और मैं कह रहा हूँ कि यही चीज जरूरी है लाइफ में, खासकर स्टूडेंट लाइफ में। तो अगर आप 40 में से 25 कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। आपका सिलेक्शन होगा कब? जब आप 40 में से 35 प्लस करोगे, और इस 35 प्लस को करने के लिए आपको रोज टॉपिक से फ्री होना पड़ेगा। आज का काम आज ही करना पड़ेगा, डिटेल में कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। हर टॉपिक से बनने वाली हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी के साथ टॉपिक को पूरा करना पड़ेगा, तब जाके आपके 35 प्लस क्वेश्चन सही होंगे। अब आप अपना ठा के उठा के शॉर्ट रास्ता ढूंढ लेते हो कि ये फले टीचर ने ये नहीं कराया था, फला टीचर तो 2 घंटे पढ़ाया गया और एक टीचर आया शॉर्ट ट्रिक बताई, हो गया काम। पेपर में एक भी शॉर्ट ट्रिक याद नहीं रहती है जब बैठते हो पेपर में। जिस दिन पेपर में बैठे होगे ना, एक भी याद नहीं आएगी आपको, लेकिन वे कॉन्सेप्ट जो क्लियर किए हैं वो आप अप्लाई करोगे। ये नहीं होगा, ये होगा, ये इसलिए होगा, ये इसलिए नहीं होगा, उसको कहते हैं कॉन्सेप्ट। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, मेरी बातें आपके लिए वास्तव में उपयोगी होगी, बशर्ते अगर आप में मैच्योरिटी है तो। देखो मेरे से वही बच्चा मुझे पचा पाता है, मेरे से सीख पाता है, पढ़ पाता है, जिसका अपना एक लेवल हो और जो सिलेक्शन देने वाला हो। ऐसे बहुत सारी भीड़ है, मैं भी पढ़ाता हूँ भीड़ को, ठीक है, लेकिन रीजन क्या है ना, जो अपने दिमाग से चलते हैं। और यानी कि दिमाग से क्या है, अब ये पीएनजी का जो रोग लगा है ना, ये अभी 1 साल से लगा है। 1 साल पहले कोई भी पीएनजी नहीं दे रहा है, जबकि 6 साल से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। अब पीएनजी पीएनजी हो रही है, पहले पीडीएफ पीडीएफ होती थी। अब कम से कम आपके पास एक सब्जेक्ट की 100 से ज्यादा पीडीएफ है। आपके पास 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट की 600 से ज्यादा पीडीएफ होगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आज तक आपने 200 पीडीएफ भी खोल के नहीं देखी, क्योंकि आपके पास ऐसी कोई किताब ही नहीं है जितनी किताब आज तक आपने खरीदी, जो शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ ली हो आपने। बस अगर मैं कहूं कि मुझे किताब देनी है जी, मैं आपके बैच में किताब दूंगा, और मैं किताब ना दूं, सर जी किताब कब मिलेगी, किताब कब मिलेगी, पढ़ना किसी को नहीं है, किताब कब मिलेगी, किताब 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 किताब, अरे ये भी तो किताब ही थी, ये उससे ऊपर की चीज थी, टीचर आपके सामने। अब जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है तो वो पीएनजी से क्या सीखेगा, किताबों से क्या सीखेगा, ये खुद आप डिसीजन लो।
तो यहाँ उपसर्ग, अच्छा मैंने ये टॉपिक कराया आपको समास से, क्या किसी किताब में था इस तरह से? कोई भी किताब ले आओ, ठीक है, कोई भी किताब, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा जी आपका। आप अपना सिलेबस देख लो, जितने टॉपिक हो गए हैं उनको देख लो और बाकी बचे हुए टॉपिक को देख लो। लेकिन ये तय है कि आपके पेपर से बहुत पहले आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो उपपद तत्पुरुष किसे कह रहे थे दोस्तों हम? उपपद तत्पुरुष में बाद वाले पद का कोई अर्थ नहीं होता है, और बाद वाले का अर्थ हो गया प्यारे दोस्तों हमारा यहाँ पर ये कार, आर, कार, इसका कोई मीनिंग नहीं। चर्म चमड़ा है, स्वर्ण सोना है, लोहो लोहा है, और कुंभ कहते हैं हम गड़े, ठीक है, कुंभ किसे कहते हैं? गड़े। तो इसमें से कोई अर्थ नहीं हुआ जी ये। अब मान के चलो ये उपपद तत्पुरुष ऑप्शन में नहीं आता है, ठीक है, ऑप्शन में है ही नहीं, और वो इनको पूछ रहा है, तो ये कर्मधारय समास के उदाहरण होंगे, इसके होंगे कर्मधारय समास, कर्मधारय समास के उदाहरण। लेकिन यहां आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन में कर्मधारय भी है, ऑप्शन में उपपद भी है। जब वो उपपद दे रहा है ना, ये आपको ध्यान रखना है, जब ये उपपद दे रहा है तो राइट आंसर उपपद ही होगा, क्योंकि वो पूछना ही इसको चाहता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो इसके बाद एक बच गया ये हमारा फोर्थ, एक बच गया फोर्थ हमारा अल्लूक तत्पुरुष। क्या है जी? अल्लूक, अल्लूक तत्पुरुष समास। अल्लूक तत्पुरुष समास कहाँ होगा जी? अल्लूक तत्पुरुष समास जिस सामासिक पद का, जिस सामासिक पद का समास विग्रह, जिस सामासिक पद का समास विग्रह करते समय, करते समय विभक्ति, विभक्ति कारक चिन्ह, विभक्ति कारक चिन्ह, इसी को कहते हैं प्रसर्ग। प्रसर्ग प्रकट हो जाए, प्रसर्ग प्रकट हो जाए, हो जाए, वो क्या कहलाता है? अल्लूक तत्पुरुष समास। दूसरा, जहां समास विग्रह जहां समास विग्रह, समास विग्रह करते समय, जहां समास विग्रह करते समय विभक्ति कोष्ठ में परसर्ग छिपे ना रहे, छिपे ना रहे, बल्कि छिपे ना रहे बल्कि प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए। कैसे प्रकट होंगे? जैसे युधिष्ठिर, वाचस्पति, नवचर, खीचर, बृहस्पति। अब इसमें जब समास विग्रह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? युद्ध में स्थिर रहने वाला, वाणी का स्वामी, आकाश में विचरण करने वाला, घूमने वाला,
अब इसमें क्या हो गया जी, इसमें मैं आ गया, इसमें का आ गया, इसमें मैं आ गया। मैं किसको बताते हैं? अधिकरण। मैं बताते हैं सप्तमी विभक्ति अधिकरण का। ये किसको बताएगा? सप्तमी विभक्ति अधिकरण। का किसको बताएगा? का बताएगा षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति अधिकरण। का किसको बताएगा? सॉरी, संबंध। संबंध का के की होता है ना, संबंध। और मैं ऑलरेडी आई गया सप्तमी विभक्ति। अब इसमें हमें पता चल गया कि युद्ध में स्थिर रहने वाला क्या है? सप्तमी विभक्ति आ रही है, अधिकरण आ रहे हैं। वाणी का स्वामी वाचस्पति, इसमें कहा आ रहा है षष्ठी विभक्ति। तो जब हम इनका समास विग्रह करेंगे, युधिष्ठिर का वाचस्पति, नभचर, खेचर, खेचर भी आसमान में विचरण करने वाला होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो खेचर है, इसमें हम पक्षी को भी कहते हैं, वायुयान हेलीकॉप्टर को भी कहते हैं, तारे को भी कहते हैं, चंद्रमा को भी कहते हैं, सूर्य को भी कहते हैं, क्योंकि ये नभ में विचरण करने वाले हैं, आकाश में जो रहते हैं, आकाश में जो उड़ते हैं। तो ये क्या कहलाए? जहाँ समास विग्रह करते समय विभक्ति परसर्ग छिपे ना रहे, बल्कि प्रकट हो जाए। अब प्रकट हो गए, देखो जी, मैं का के ये, तो ये क्या कहलाया आपका? अल्लूक तत्पुरुष। अगर अल्लूक तत्पुरुष ऑप्शन में नहीं है तो ये अधिकरण तत्पुरुष है, ये संबंध तत्पुरुष है, ये भी अधिकरण तत्पुरुष है। बात समझ में आई? तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लुक का अर्थ होता है छिपना, लुका लेना, छिपा लेना, और अलुक मतलब जो छिपा ना रहे। तो अल्लुक तत्पुरुष किसको कहेंगे? जो छिपा ना रहे। तो समास वाला टॉपिक प्यारे दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब हमें दूसरा टॉपिक पढ़ना है, कारक। यही बताया था ना, समास के साथ में दूसरा टॉपिक क्या है? कारक। जी एक बार प्लीज याद दिलाइए, मैंने ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप में टॉपिक लिखे थे। आप लोगों की इच्छा थी कि सर पहले समास करा दो, ठीक है। एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे शब्द संरचना का, शब्द संरचना। शब्द संरचना में ये कर में नूल प्रत्यय लग के शब्द बनाए। दूसरा क्वेश्चन बनेगा शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ, जब आपसे कुछ पूछा जाए, कहा जाए, प्लीज आप रिस्पॉन्स दिया करो। शाब्दिक अर्थ कारक का होता है करना। तीसरा क्वेश्चन बनेगा परिभाषा का। परिभाषा क्या? परिभाषा वाक्य में दिए गए, वाक्य में दिए गए शब्दों का, वाक्य में दिए गए शब्दों का दूसरे शब्दों से, जो वाक्य में दिए गए शब्दों का दूसरे शब्दों से, दूसरे शब्दों के शब्दों का दूसरे शब्दों के साथ जो संबंध बताएं या जोड़ें, कारक कहलाते हैं, कारक कहलाता है। इंग्लिश में जो काम टेंस का है, हिंदी में वो क्या करते हैं? वो काम कारक का है। दूसरा देखो, जिसका क्रिया से सीधा संबंध, जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो, वो भी क्या कहलाता है? कारक। तीसरा देखो जी, तीसरा क्या है? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का एक दूसरे से संबंध जोड़ने वाला कारक कहलाता है, कारक कहलाता है।
ये कारक की 3 डेफिनेशन हो गई। जी जी सुंदरम सर, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, थैंक यू। जी 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 जी। हाँ, उपाय शिवानी जी यही है कि आप बस मेहनत करो। देखो रीजन पता है क्या है, अगर पढ़ाई में निरंतरता और ईमानदारी है तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, समय लग सकता है लेकिन ऐसा नहीं होगा कि नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, दो चीजें बहुत जरूरी है, पढ़ाई में निरंतरता। मतलब 10 दिन पढ़ लिए, 5 दिन आप गायब हो गए पढ़ाई से, तो ये 10 दिन जो मेहनत की थी वो खराब हो गई। जब तक नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिलने के बाद में भी किसी बड़ी नौकरी की तैयारी आप कर रहे हो, तो आप में को पढ़ाई में कंटिन्यू निरंतरता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक माला ले ली किसी साधु से, अब उस माला में मैं रोज मोतियों को मैं गिन रहा हूँ, रोज चला रहा हूँ ऐसे ही, काम में कुछ और कर रहा हूँ, दिमाग मेरे कुछ और चल रहा है, लेकिन हाथ मेरे उस मोतियों की माला को जो है बार बार फेर रहे हैं। अब उससे क्या होगा कि जो संकल्प हमने लिया है ना, वो जो माला को फेर रहे हैं कि हम मन में कुछ भी नहीं बोल रहे, तो वो हमें बहुत सारे बुरे कामों से करने से बचाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा उधर ध्यान ही नहीं है, हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, अब उसको समय दे ही नहीं रहे। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस पढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य पता है मेरा क्या है, कि न तो मेरे पास कुछ बुरा सोचने बुरा करने का वक्त है, क्योंकि जब मैं बुरा सोचने बैठूंगा या बुरा करने चलूंगा, वो सारा समय तो यहाँ क्लास में ही चला गया मेरा। तो एक तो मेरे कर्म अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि ना बुरा सोच पा रहा हूँ ना बुरा कर पा रहा हूँ, तो कर्म अच्छे हुए। दूसरा क्या है, सरस्वती की आराधना में हूँ, तो मैं तो इसको तपस्या मानता हूँ। जैसे आप अगर पढ़ते हो तो वो साधना है, अब उसके लिए आपको मंदिर में बाकी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते उसमें ईमानदारी हो और उसमें कंटिन्यूटी हो। जैसे रोज मंदिर में आदमी जाता है तो स्वाभाविक बात है उसका जीवन बाकी लोगों के मुकाबले उन्नत रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसने एक टाइम फिक्स कर लिया, एक संकल्प ले लिया है और उसको वो पूरा कर रहा है। तो हमें लाइफ में कोई ना कोई एक चीज ऐसी पकड़नी पड़ेगी जिसमें हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे। रोज आज मंदिर जाते हो तो आप मंदिर जाओ, गैप मत करो। रोज सुबह उठ के संध्या करते हो तो आप संध्या करो। रोज मस्जिद जाते हो तो आप मस्जिद जाओ। रोज गुरुद्वारे जाते हैं तो गुरुद्वारे जाओ। गिरजाघर जाते हैं तो गिरजाघर जाओ। ठीक है, अपने घर पे पूजा करते हो तो रोज करो, पढ़ाई करते हो तो रोज करो। अगर उसमें कंटिन्यूटी बन गई, निरंतरता बन गई, तो मैं 100% कह रहा हूँ वो फल देगी। लेकिन कितनी ईमानदारी, अब पढ़ तो रहे। दो तरह के बच्चे होते हैं, किताब खोल के बैठ गए 12-13 घंटे, सबको पता चला है पढ़ रहा है, उसको भी लग रहा है कि हमें पढ़ रहा, अचीवमेंट कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं सीखा। 14 घंटे पढ़ा था, 4 घंटे भी पढ़ाई नहीं हुई। तो जिस दिन ये दो पे काम कर लो आप सब, पढ़ाई में ईमानदारी की, मैं 14 घंटे पढ़ा तो 14 घंटे का अचीवमेंट तो लेके उठो वहां से। अब पढ़े तो थे, पेज नंबर 10 खोला था, 4 घंटे बाद उठे तब भी पेज नंबर 10 था, तो पढ़ाई थोड़ा ही हो रही है, नौटंकी हो रही है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, पढ़ाई में निरंतरता जरूरी है। ठीक है, अगर वो निरंतरता नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी, तो फिर समय लगेगा, और वो समय भी इसीलिए लगता है क्योंकि भटकाव ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे कहीं भी पढ़ लो, सारे टीचर एक जैसे ही हैं, ये दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या है जी, हमारा पहला क्वेश्चन हमारा बना है शब्द संरचना का बना है। तो शब्द संरचना में ये जो कारक है ना, इसमें कर क्रिया है, इसको क्या कह रहे हैं हम, इसको हम क्रिया कह रहे हैं। और इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, धातु कहते हैं, इंग्लिश में इसको वर्ब बोलते हैं। तो मूल शब्द इसमें करी है, और ये क्या है जी आपका, ये आपका प्रत्यय है। ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है जिसका खुद का कोई मीनिंग ना हो, वो प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, ये कर आपका क्रिया है, नवुल इसमें प्रत्यय लगा। वो पूछेगा कारक में मूल शब्द बताओ, मूल शब्द कर है, कारक में प्रत्यय बताओ, नवुल प्रत्यय है कारक। ठीक है, कारक जो शब्द है वो कैसे बना है, कर और नवुल में। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कर का अर्थ करना होता है, ये इसका अर्थ होगा करना। परिभाषा क्या, वाक्य में दिए गए शब्दों का दूसरे शब्दों के साथ जो संबंध बताए या जोड़े, कारक कहलाए। अब हमने सेंटेंस प्रयोग कर लिया। ठीक है, हे छात्रों, राम ने रावण को सीता के लिए अयोध्या से जाकर लक्ष्मण की सहायता से बाण से श्रीलंका में मारा था। अब इसमें बहुत सारे मैंने शब्द प्रयोग किए, अब उसमें जो शब्दों का एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं उसको कारक कहते हैं। इंग्लिश में ये काम टेंस करते हैं, इंग्लिश में ये काम कौन करता है, टेंस है।
तो जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो वो भी कारक है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का एक दूसरे से संबंध जोड़ने वाला कारक कहलाएगा। तो कर्ता का कर्म के साथ, कर्म का करण के साथ, कर्ता का कर्म का करण का क्रिया के साथ जो संबंध जोड़ेगा तो वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। थैंक यू कुलदीप। चलो जी, तो ये धन को जो जीत के लाता है वो धनंजय कहलाया, धन को जीत कर लाने वाला। ठीक है, अर्जुन को कहते हैं बहुव्रीहि समास हो गया जी। ठीक है, मुनेंद्र यादव जी, धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची है। धन को जीत के अर्जुन लेके आते थे युद्ध करते समय। जब वो जंगल में रहते थे तो उस समय उनके पास आजीविका का कोई स्रोत नहीं था, तो छोटे राजाओं की तरफ से युद्ध लड़ते थे, जीत जाते थे क्योंकि बड़ा धन उधर था। तो छोटे राजा जब युद्ध जीतते थे तो अर्जुन को देते थे धन। तो जो युद्ध में धन को जीत के लाया उसको धनंजय कहा गया, जो कि अर्जुन का ही पर्यायवाची है और बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। सर यूपीएसआई में 30-32 ही हिंदी में बन रहे हैं, इसको 35 प्लस ले जाओ भाई। ठीक है असित कुमार, इसको जब तक 35 प्लस नहीं लोगे मजा नहीं आएगा। ठीक है, मिनिमम 35 होने चाहिए, मैक्सिमम 38-39। ठीक है जी जी, टाइम टेबल किसका नहीं पता चल रहा है जी आपको? जी हाँ, टाइम तो 9 से 10 की क्लास होती है हमारी, हमेशा होती है। जी जी, शब्दों में समास होता है, वर्णों के बीच संधि होती है। तो 3 क्वेश्चंस बन गए जी हमारे। शब्द संरचना का पहला क्वेश्चन बन गया, शाब्दिक अर्थ का बन गया, डेफिनेशन का बन गया। इसके बाद आ जाओ फोर्थ। फोर्थ क्या है? कारक के भेद। कारक के भेद, हिंदी में कारक 8। ठीक है जी, कारक के भेद हिंदी में 8, संस्कृत में 6, क्यों 5? संबंध व संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता, कारक नहीं माना जाता। ठीक है, तो जब संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता तो कारक की संख्या 6 हो गई जी। कर्ता व संबोधन, कर्ता कारक व कर्ता कारक व संबोधन कारक, दोनों में प्रथमा विभक्ति होती है, दोनों में प्रथमा विभक्ति। संबोधन बिना कर्ता के नहीं होता, संबोधन बिना कर्ता के नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। जब संबोधन बिना कर्ता के नहीं होगा तो कर्ता की जो विभक्ति होगी संबोधन की भी विभक्ति वही होगी, और कर्ता में विभक्ति कौन सी होती है? प्रथमा। तो संबोधन की भी विभक्ति क्या हो जाएगी? प्रथमा। 8वीं कंडीशन, कारक चिन्ह का दूसरा नाम प्रसर्ग होता है। कारक चिन्ह का दूसरा नाम प्रसर्ग होता है। 9वां, विभक्ति की संख्या 7, विभक्ति की संख्या 7 तथा कारक
कारक 8 होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कर्ता कारक और संबोधन कारक में दोनों में एक ही विभक्ति है, तो एक विभक्ति कम हो गई, एक विभक्ति क्या हो गई? जी जी हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना। धनंजय अर्जुन को कहते हैं धन को जीत के लाने वाला धनंजय। जैसे कमल है, पंकज है, पंकज कमल को कहते हैं, बहुव्रीहि समास हो गया। यहाँ दोनों शब्द मिलकर तीसरे की विशेषता को बताएं, धन और जय मिलकर अर्जुन की विशेषता को बता रहे हैं, तो वो धनंजय कहलाया। ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है तो उस कंडीशन में तत्पुरुष समास होगा, धन को जीत कर लाने वाला। ठीक है, मैंने कहा ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसका डिसीजन आपको चार जो ऑप्शन से दिए गए हैं उनके आधार पे है। जैसे पंचवटी है, तो पंचवटी बहुव्रीहि समास का भी, पंचवटी बहुव्रीहि समास का भी उदाहरण है, क्योंकि पंचवटी एक ही है जहाँ 5 वट है, सीता रहती थी, सीता के रहने का स्थान, बहुव्रीहि समास ऑप्शन में बहुव्रीहि दिया है। बहुव्रीहि नहीं है तो द्विगु समास। क्यों? क्योंकि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरे की प्रधानता होती है। पीताम्बर में कर्मधारय भी है, बहुव्रीहि भी है। पीताम्बर में कर्म बहुव्रीहि इसलिए क्योंकि पीताम्बर पीले वस्त्र को धारण करने वाला भगवान श्री कृष्ण विष्णु होता है, बहुव्रीहि कहलाया। ऑप्शन में बहुव्रीहि है नहीं, पीताम्बर कर्मधारय कहलाया। तो यहाँ कारक के भेद हिंदी में 8 है, संस्कृत में 6 है। संबंध संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता। कर्ता कारक व संबोधन कारक दोनों में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन बिना कर्ता के नहीं किया जा सकता, और जब कर्ता के द्वारा संबोधन होता है तो कर्ता की विभक्ति प्रथमा है तो संबोधन की भी प्रथमा होगी। कारक चिन्ह का दूसरा नाम परसर्ग होता है। विभक्ति की संख्या 7 और कारक होते हैं 8, क्योंकि संबोधन और कर्ता की एक विभक्ति प्रथमा हो जाती है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहां से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बनेंगे दोस्तों ये, एक तो आपसे वो विभक्ति पूछेगा, विभक्ति कितनी होती है? 7। एक वो आपसे कारक पूछेगा, कारक कितने होते हैं? 8। एक वो आपसे कारक चिन्ह पूछेगा, कारक चिन्ह, और इसी कारक चिन्ह को क्या कहते हैं? परसर्ग। उपसर्ग होते हैं शब्दांत जो शब्द के आरंभ में लगते हैं, और जो परसर्ग होते हैं उनको कहते हैं कारक चिन्ह जो शब्दों के बाद में लगते हैं। तो इसमें से प्रथम नहीं होती, प्रथमा होती है। ऐसे ही द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और लास्ट विभक्ति है सप्तमी, क्योंकि सप्तमी के बाद आ जाती है आपकी प्रथमा। और ये प्रथमा कौन सी प्रथमा है? ये यही है जो यहाँ पर प्रयोग हुई है। रीजन क्या है? रीजन है ये जी, कर्ता में प्रथमा विभक्ति है, कर्म में द्वितीया है, करण में तृतीया विभक्ति है, संप्रदान में चतुर्थ विभक्ति होती है, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, संबंध कारक में छठी विभक्ति होती है, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, क्योंकि संबोधन बिना कर्ता के नहीं हो। इनके जो कारक चिन्ह हैं वो, इनके जो कारक चिन्ह हैं वो कारक चिन्ह है हमारे कर्ता ने कर्म को करण से और के द्वारा, ठीक है, संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, से अलग होना, और संबंध का के और की, अधिकरण में पे और पर, संबोधन हे ए और अरे, ये क्या है जी? आपका संबोधन। तो दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो आप प्रयोग करते हो ना, जैसे ओप का प्रयोग करते हो आप इंग्लिश में, तो हम यहाँ का के की का प्रयोग करते हैं, का के की।
आप इनका प्रयोग करते हो तो हम यहाँ पे इसके स्थान पे मे का, यानी कि इंग्लिश में जो आप ओ इनका इनका प्रयोग कर रहे थे उसके स्थान पे हम कारक चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं, जिनको हम परसर कह रहे हैं। तो इंग्लिश में जिसको आप टेंस कह रहे हैं उसको हम यहाँ कारक कह रहे हैं। तो कारक की संख्या 8 है, ये रहे 8, विभक्ति 7 है क्योंकि कर्ता की संबोधन की विभक्ति 1 हो गई। अब वो पूछेगा पंचमी विभक्ति में कारक बताओ, 4 ऑप्शन देगा तो आप कहोगे अपादान कारक। फिर वो कहेगा तृतीय विभक्ति बताइए किस कारक की, तो आप कहोगे कर्ण कारक। फिर वो कहेगा संबंध कारक में विभक्ति बताओ, 4 विभक्ति देगा, आप कहोगे षष्ठी विभक्ति। तो ये आपस में इसमें प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी इसमें प्रथमा है। ऐसे ये आपके कारक चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए पदान से अलग होना, संबंध का की रेरारी, अधिकरण में पीपर, संबोधन है वो अरे। ठीक है, अब इसका जो प्रयोग हम करते हैं वो पृथकता के लिए करते हैं, अलगाव के लिए करते हैं। अगर कोई चीज अलग हो रही है अपने आधार से, उत्पत्ति स्थान से, जन्म स्थान से, तब हम से का प्रयोग करें अपादान। और जब हम से का प्रयोग उसके साथ जोड़ के कर रहे हैं तो कर्ण कारक। जैसे मैं मार्कर से लिखता हूं तो कर्ण कारक है। ठीक है, मार्कर हाथ से छूट गया तो से अलग हो गया, तो यहाँ से का प्रयोग हो गया अपादान। तो इनको आपको याद करना पड़ेगा। इसको दे के ये, इसको दे के ये, इसको दे के ये और ये, इसको दे के ये और ये पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन यही है। फिर हम इनको एक एक को करेंगे कल वाली क्लास में, कल ये टॉपिक पूरा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको एक एक में कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान इनकी तमाम कंडीशनों को सेंटेंस के माध्यम से कल समझेंगे। तो इनको याद कैसे करना है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध का के की रेरारी, अधिकरण में पे फर्क। और ये प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं होते, ये प्रथमा है, आ लगा हुआ है यहाँ, ये द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी है, चतुर्थ नहीं आई। ठीक है, वो प्रथम द्वितीय तृतीय तो पहला दूसरा तीसरा होता है, यहाँ विभक्ति की बात हो रही है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन सबसे आसान और सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, इसको आप तैयार करोगे। अभी मेरी क्लास है कैरेबल स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं लेके आ रहा हूँ एक बेहतरीन टॉपिक, उसके 50 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं। सभी साथियों को धन्यवाद। कल करते हैं कारक वाले टॉपिक को कंप्लीट।